नमस्कार, आज की बात में आप सबका स्वागत है। कल बंगाल के 15 पोलिंग बूथ्स पर रीपोल होगा, मतलब दोबारा वोटिंग होगी। इनमें से कुछ बूथ्स पर ईवीएम में खराबी और कुछ बूथ्स पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों पर आज ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर असेंबली सीट के 15 बूथ्स पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। लेकिन राजनीतिक दलों का फोकस अब रीपोल से ज्यादा काउंटिंग पर है। कल रात जिस तरह से कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन सभी स्ट्रांग रूम्स के बाहर मुस्तैदी से जमा हैं जहां ईवीएम्स रखी हुई हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के सारे आरोपों का जवाब दे दिया। कहा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, किसी ने ईवीएम्स को छुआ भी नहीं, सिर्फ बैलेट पेपर्स को छांटा जा रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला भी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता काउंटिंग को लेकर कल रात से ड्रामा कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। काउंटिंग डे की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने कल अपने अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस वक्त कोलकाता सियासत का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। कोलकाता में जबरदस्त हलचल है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। सबकी बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर से। चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल के 15 पोलिंग बूथ्स पर रीपोलिंग यानी फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने के बाद आज चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की मगरहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कल रात कोलकाता में जिस तरह स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा हुआ, उससे सबक लेकर आज बंगाल के सारे स्ट्रांग रूम्स के बाहर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके बाद इसकी वजह से ईवीएम स्ट्रांग रूम्स के 200 मीटर के दायरे में अब भीड़ जमा नहीं हो सकती। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। आज बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल काउंटिंग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बांकुरा जिले में थे। बांकुरा में 12 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती के लिए 3 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वैसे पूरे बंगाल में 459 सेंटर्स पर वोटों की काउंटिंग होगी। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास खुदीराम अनुशीलन केंद्र की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई। खुदीराम अनुशीलन केंद्र में ही नॉर्थ कोलकाता की 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम्स को रखा गया है। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी का जायजा लिया। कल यहीं पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स की गैर मौजूदगी में कुछ अज्ञात लोग स्ट्रांग रूम के अंदर घुसे और फिर वहां हेराफेरी करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बिल्कुल खारिज कर दिया और बताया कि अलग अलग इलाकों के पोस्टल बैलेट्स की छंटाई के लिए पोलिंग पार्टी के मेंबर्स ही अंदर गए थे और इसकी जानकारी भी सारे उम्मीदवारों को ईमेल की मार्फत दे दी गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पश्चिम बंगाल की एग्जिट पोल्स ने बांग्लादेश तक बेचैनी बढ़ाई हुई है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की संभावना से बांग्लादेश के सांसद परेशान हैं। बांग्लादेश की सरकार को लग रहा है कि बीजेपी अगर पावर में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी। इसलिए बांग्लादेश की संसद में अभी से शरणार्थियों का मुद्दा उठने लगा है। बांग्लादेश की एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो बांग्लादेश को बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अख्तर हुसैन ने कहा कि रोहिंग्या पहले ही आ चुके हैं, अब भारत से घुसपैठियों को अगर निकाला जाएगा तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब बात पंजाब की। आज पंजाब में जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। मजदूर दिवस के मौके पर आज पंजाब विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न्यूनतम मजदूरी में 15% बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत पेश कर दिया। हालांकि 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 90 से ज्यादा विधायक हैं, इसलिए सरकार पर कोई संकट नहीं है। न किसी ने सरकार के बहुमत पर सवाल उठाया था। लेकिन पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद पंजाब में भी यह चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के दर्जनों विधायक बगावत कर सकते हैं। इसलिए भगवंत मान ने मौके का फायदा उठाया और सदन में खुद ही विश्वास मत पेश कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया और कॉन्फिडेंस मोशन ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे भगवंत मान गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों के विद्रोह का दावा कर रहे हैं, उन्हें आज जवाब मिल गया होगा।
भगवंत मान ने कहा कि आज सदन ने उनकी सरकार पर भरोसा जताया है। अगले साल चुनाव में पंजाब की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। आज महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के एक बयान की खूब चर्चा हुई। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने आज ऐलान किया कि वो भविष्य में पवार परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो राजनीति करती हैं, लेकिन परिवार में राजनीति नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने फैमिली के किसी मेंबर के खिलाफ चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि परिवार में कौन कौन होगा, फैमिली की परिभाषा क्या होगी। सुप्रिया सुले ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके दादा दादी मतलब गोविंदराव पवार और शारदा बाई पवार की ब्लड लाइन से हैं, मतलब सुप्रिया सुले अपने कजन्स और उनके परिजनों के खिलाफ चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगी। पिछले लोकसभा इलेक्शन में सुप्रिया सुले ने बारामती सीट पर अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार को हराया था। इसके बाद अजीत पवार ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में भेजा था। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो सुनेत्रा पवार के खिलाफ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो कभी पवार परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अब बात बिहार की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एड्रेस आज चेंज हो गया। नीतीश कुमार अब पटना के सर्कुलर रोड पर 7 नंबर बंगले में रहेंगे। उन्होंने आज मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया। नीतीश कुमार का सामान आज मुख्यमंत्री आवास से 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट भी कर दिया गया। निशांत कुमार के साथ नीतीश कुमार अब यहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिफ्ट होंगे। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश अभी तक सीएम आवास मतलब 1 अणे मार्ग में ही रह रहे थे। इस्तीफे के बाद उनका सामान धीरे धीरे 7 सर्कुलर रोड के बंगले में शिफ्ट किया जा रहा था। ज्यादातर सामान पहले ही शिफ्ट हो चुका था। आज सुबह उनका निजी सामान ट्रैक्टर और एक पिकअप में भरकर 7 सर्कुलर रोड लाया गया और आज विधिवत तौर पर नीतीश 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। अभी भी 6 लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने उनकी सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच के आधार पर क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गौड़ और टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रजेंद्र को टर्मिनेट कर दिया गया है। इन तीनों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। इसके अलावा बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है और अगले आदेश तक मध्य प्रदेश में क्रूज चलाने पर रोक लगा दी गई है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक दिल दहलाने वाली तस्वीर आई। रेस्क्यू टीम ने एक महिला का शव डैम से निकाला। इस महिला ने अपने 4 साल के बच्चे को सीने से लगा रखा था। महिला ने जो लाइफ जैकेट पहनी हुई थी उसी में अपने बच्चे को भी लपेट लिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। मां बेटी की डेड बॉडी एक ही लाइफ जैकेट में मिली। हादसे में जिन लोगों की जान बची है उन्होंने बताया कि मंजर बहुत डरावना था। तेज हवा चलने के बाद क्रूज डोलने लगा, धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। क्रूज किनारे तक पहुंच पाता या बाहर निकल पाता उससे पहले ही डूब गया। कई लोगों ने घंटों पानी के बीच रहकर इसी तरह अपनी जान बचाई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद बरगी डैम पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा।